गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड टेंस की। बहुत जेन्युइन टॉक करेंगे और मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में टाइम और टेंस होते क्या है, और इंग्लिश का अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो उस सेंटेंस में हम आखिर कैसे जानेंगे कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। बहुत ही जेन्युइन टॉक करेंगे, बहुत ही जेन्युइन वीडियो होने वाला है। अगर सच में आपके पास फुर्सत और विश्वास है तो टिके रहो यहाँ पर और ध्यान से देखकर इस पूरे सेशन को तुम इसे समझने की कोशिश करो। एक बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने ढंग से देखा और समझा तो गारंटी कहता हूँ कि किसी दूसरे वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टाइम और टेंस को समझने की कोशिश करने में, इनके संबंध में। तो आइए हम इनकी बात करें और एग्जाम्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में टाइम क्या है और टेंस क्या है। ध्यान रहे, मैं आपको बता रहा हूं आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस की पहचान कैसे करें। हम इसके फंक्शंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आखिर किसी भी क्लास के लिए जिस बच्चे को ये समझने की ज़रूरत है, जिसे लगता है कि मुझे समझना चाहिए, किसी भी उम्र का हो, किसी भी कक्षा में हो, ये हर किसी के लिए। वैसे तो हमारे वीडियोस एसएससी और बैंकिंग को डेडिकेटेड है, बट फिर भी आप अगर 6th क्लास के, 5th के, 10th के, 11th एंड 12th के, यू आर वेल इन इट एंड यू कैन डू वेरी वेल इन इट, रियली यू आर मोस्ट वेलकम। आइए समझते हैं। टेंस में हम 3 बातें पहले पढ़ रहे हैं, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज आती है कि हम इसे पहचाने कैसे, मतलब आइडेंटिफिकेशन। किसी भी चीज में आप सबसे पहले उस चीज, उस विषय की चीजों को आप पहचानने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सेकेंड थिंग आती है टेंस में फंक्शन। इससे जब हम ऊपर बढ़े, फंक्शन मतलब होता है काम, कि टेंस आखिर क्यों पढ़ते हैं हम, काम क्या है टेंस। और तीसरी चीज आती है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस, ये थर्ड स्टेज है। सीक्वेंस हम बड़े बड़े सेंटेंसेस में देखते हैं। इसका अर्थ है क्रम। एक बार हमने एक सेंटेंस में दूसरा टेंस को इस्तेमाल कर लिया है, एक टेंस हमने इस्तेमाल किया, इसके बाद हम किसी दूसरे टेंस को इस्तेमाल करते हैं, तो आखिर टेंस के बाद जो टेंस आ रहा है उसका क्या सीक्वेंस होगा, उसका आखिर क्या क्रम होगा, इस चीज की हम स्टडी करते हैं। तो जेन्युइनली हमें सबसे पहले टेंस को पहचानना आना चाहिए, हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस पोर्शन, आइडेंटिफिकेशन। फिर किसी दूसरे वीडियोस में या फिर कई अलग अलग सेक्शंस में हम फंक्शन देखेंगे, फिर सीक्वेंस देखेंगे। आइए इसे हम समझते हैं एक एक बात क्लियर कट करेंगे और आप सीधे से समझेंगे। टाइम 3 आयामों में समझे जाते हैं। देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ टाइम। First is present, second is past, and third is future. मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है। और टेंस की अगर हम बात करें, कोई भी अगर पूछे ना कि टेंस कितने हैं, तो आपको आज के बाद 3 नहीं कहना बल्कि 5 कहना है। यस, वास्तव में 5 टेंस होते हैं। देयर आर 5 टेंसेस। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सिंपल, सेकेंड इज इंडेफिनिट, स्पेलिंग आप ध्यान से देखते जाए। थर्ड इज कंटिन्यूअस, ध्यान रहे कंटिन्यूअस में एन के बाद यू होता है। फोर्थ इज परफेक्ट,
एंड फिफ्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों इत्मीनान से समझिए इसे, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि चीज़ों को आप देरी तक ना समझें, दूरी तक समझें। बहुत देर तक चीज़ों को नहीं समझनी है हमें चीज़ों को बहुत दूर तक समझनी है, तो देरी से ज़्यादा दूरी पर ध्यान दीजिए। सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप कंटिन्यूअस समझ लेते हैं और परफेक्ट समझ लेते हैं तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिक्स ही क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन दोनों टेंसेस को समझने के बाद ये टेंस बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन दोनों टेंसेस का मिश्रण है, मिक्स है। अगली बात, अब हम ये देखेंगे कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, टेंस होता क्या है। इन चीज़ों को समझकर फिर आगे बढ़ेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस आया कैसे। शॉर्ट में सारी बात करेंगे। वर्ब के चेहरे होते हैं, वर्ब के फेस होते हैं, इसे ही हम कहते हैं वर्ब फॉर्म्स या फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, वर्ब के रूप। तो वर्ब के 5 रूप हैं। There are 5 forms. First is V1, second is V2, third V3 कहलाता है, फोर्थ को हम V4 कहते हैं और फिफ्थ को हम V5 कहते हैं। लेकिन इनके हमें नाम जानने चाहिए। इसे हम प्रेजेंट वर्ब कहते हैं और V2 को हम पास्ट वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये वास्तव में पास्ट टाइम के लिए ही इस्तेमाल होता है। थर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और फोर्थ को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और फिफ्थ जो बचता है इसे हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ध्यान से समझें, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सिंगुलर। V3 और V4 ये दोनों ही वर्ब पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल्स जिसमें से कि V3 पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अब एक चीज ध्यान दें, V1 इसका टाइम है प्रेजेंट और नंबर पे ये होता है प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन। V5 नंबर पे है सिंगुलर, इसका भी टाइम प्रेजेंट होता है। वैज्ञानिकों ने, भाषा के वैज्ञानिकों ने V1 का नाम रखा प्रेजेंट, टाइम के सेंस में नाम इसका रखा। तो V5 का नाम टाइम के सेंस में प्रेजेंट अगर रख दिया जाता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने V5 का नाम नंबर के आधार पर रखा कि इट इज अ सिंगुलर वर्ब। लेकिन V1 और V5 दोनों ही प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल होते हैं और V1 और V5 दोनों का ही पास्ट V2 है। V2 से हम पास्ट के टाइम की बात करते हैं, इसीलिए इसका नाम भी पास्ट है। आगे बढ़ेंगे और बहुत आसानी से एक आपको चार्ट में बताऊंगा अभी, जो कि रियली आपके लिए बहुत काम करेगा। आप देखेंगे और समझ जाएंगे कि टेंस आखिर इतना आसान है। ध्यान से देखिए और इसे समझिए। V1, V2, V3, V4 एंड V5। इसको ऐसे ही लिखकर समझना है, क्योंकि चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों के तरीके मायने रखते हैं। इसी तरीके से अगर लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा टेंस। अब ध्यान से देखिएगा। V1 इंडेफिनिट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। अभी एक एक करके लिखेंगे, फिर कुछ बातें इसमें करेंगे हम। V2 भी इंडेफिनिट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और V5 भी इंडेफिनिट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। कौन से टाइम में होता है इसे छोड़ दें अभी आप,
लेकिन एक मायने में कहें कि सारे टाइम में, ठीक है। V1, V2 और V5 इन तीनों ही का इस्तेमाल इंडेफिनिट टेंस बनाने में होता है। बचा V3 और V4। V4 को तो आप जानते हैं कि ing वाला ये फॉर्म होता है, जैसे आई एम टीचिंग, मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, तो ing फॉर्म को ही हम V4 कहते हैं, और ing फॉर्म से हमेशा कंटिन्यूअस टेंस बनता है, ये हम जानते हैं। अब एक टेंस कौन सा बचा? परफेक्ट बचा, इसलिए V3 से कौन सा टेंस बनेगा? परफेक्ट। आप हमेशा के लिए इसको ऐसे ही याद रखें, इट इज वेरी इजी। अब यहां देखिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो टेंस आखिर वाला था 5वां नंबर, इसका भी नाम यहां बन रहा है, तो इसको ऐसे ही याद रख लिया, सिर्फ याद रखने के सेंस में। दिस इज अ टेक्निक। परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पहला नाम आया तो पहले वाले के लिए आएगा, दैट इज V3 के लिए। दूसरा नाम आया तो ये दूसरा वाला जो छूटा था वर्ब, इसके लिए आएगा, दैट इज V4। अब इसको आप और आसानी से सुलझाएं और इसे समझने की कोशिश करें। अब इसको हम एक एक करके ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि तरीके बहुत मायने रखते हैं। अब इसको ऐसा करें, आप आसान करें। V1 और V2 इंडेफिनिट टेंस बता रहा है, V5 भी इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। शॉर्ट ही लिखिए आप। बचा क्या क्या? V3 और V4। V4 तो हम जानते ही कि कंटिन्यूअस टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके पहले कौन सा नाम बच रहा है हमारा? परफेक्ट। इसलिए ध्यान रखिए परफेक्ट। गौर कीजिए कि 3 बातें सिर्फ हमें महज याद रखनी है। क्या? V1 और V2 इंडेफिनिट टेंस तो बता ही रहा है, और सबसे लास्ट वाला वर्ब भी इंडेफिनिट टेंस बता रहा है, यानी 3 वर्ब्स तो मिलकर एक ही टेंस बता रहे हैं। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये नाम तो आसानी से याद रहेगा, यानी यहाँ की बाकी 2 बातें, 1, 2 और 3 बातें। इट्स वेरी इजी। ऐसे ही आप याद रखिए, ये सबसे आसान तरीका है कि कौन सा वर्ब फॉर्म आखिर कौन सा टेंस बनाएगा। अब अभी हम गौर करें कि आखिर हमने ऐसा क्यों लिखा कि V1 से ये टेंस बनेगा, V2 से ये वाला टेंस बनेगा, व्हाट इज द रीजन। तो इससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि टेंस आखिर है क्या। तो अभी मैं ज़्यादा कोई डेफिनेशन लिखने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझाना है कि टाइम टेंस हम पहचाने कैसे, हमारा मुद्दा ये है। तो टेंस होता क्या है? मैं बहुत ही भारी भरकम अभी कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, सबसे आसान और सबसे सुंदर डेफिनेशन जिससे सारी बातें समझ में आती है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। बस, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टेंस वर्ब का चेहरा होता है। अब गौर करो कि वर्ब के आखिर कितने चेहरे हैं हमारे पास? वर्ब के चेहरे तो हमारे पास 5 थे। इसको यहीं पर ऐसे लिखकर समझेंगे आप, तुरंत अभी समझेंगे तो ही बातें समझ में आएंगी। दैट इज V1, V2, V3, V4 एंड V5। टेंस क्या है? तो किसी भी वर्ब का चेहरा है, किसी भी वर्ब का फॉर्म है, किसी भी वर्ब का रूप है। टेंस किसी भी वर्ब की शक्ल है। टेंस किसी भी वर्ब का एक फॉर्म है, एक हुलिया है, और ये हमारे पास फॉर्म्स हैं 5। तो गौर कीजिए, V1 से एक अलग टेंस बनेगा, V2 से टेंस बनेगा, V3 से एक अलग टेंस बनेगा, V4 से एक दूसरा टेंस बनेगा, और V5 से भी एक टेंस बनेगा। इसीलिए हमने अभी V1, V2, V3, V4 और V5 के नीचे टेंसेस के नाम लिखे, क्योंकि इनसे ही टेंस बनते हैं। यानी चेहरे के अलग अलग होने से टेंस भी अलग अलग हो जाता है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझिए कि टाइम का आखिर क्या रोल है टेंस को समझने में। पहली बात आप ध्यान दें कि टाइम के बिना हम टेंस की स्टडी नहीं कर सकते। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं सिखा रहा हूं। तो मैंने लिखा आई टीच यू। अब मुझे बताइए, इस सेंटेंस को देखने से क्या आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि आखिर ये सिखाने का काम किस समय में हो रहा है?
इट इज नॉट आइडेंटिफिएबल, यह पहचानने योग्य नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इस जगह जरा सा ये लिख दूं, आई एम टीचिंग, मैं अभी बता रहा हूं, और भी बातें अगर लिखनी है आपको तो थोड़ा और लिख दीजिए। आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो एम के आते ही जैसे लगा कि इस टीचिंग में, इस एक्शन में एक अर्थ आ गया हो, एक मीनिंग आ गई है, डेड बॉडी में जैसे जान आ गई हो। आप इसे ढक कर देखिए, आई टीचिंग, कोई अर्थ नहीं, नाउ नहीं है, मान लेते हैं। तो आखिर पढ़ाने का काम किस समय में हो रहा है? इट इज नॉट नोन, ये जाना हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही इसे हम लिख देते हैं आई एम टीचिंग, तो लगता है कि ये डेड बॉडी था और इसमें जैसे कि सोल आ गया हो, इसमें आत्मा आ गई हो, और ये डेड बॉडी जैसे जीवंत हो उठा, जीवंत हो उठा, ऐसा आपको महसूस होता है। दैट्स व्हाई टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गौर कीजिए, आखिर टाइम हमें किसने बताया? इसी एम ने तो बताया ना। और आईएनजी यहां देखकर हम क्या बता सकते हैं? टेंस बता सकते हैं। कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस टेंस, राइट। या इस आईएनजी को देखकर हम क्या बता रहे हैं? टेंस बता रहे हैं। कैसा टेंस? कंटिन्यूअस टेंस। और एम का इस्तेमाल सभी जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि किस टाइम के लिए होता है, तो प्रेजेंट टाइम। ये छोटा सा एग्जाम्पल था कि देखिए इस सेंटेंस में कितनी आसानी से हमने ढूंढ लिया कि क्या टाइम है और क्या टेंस है। इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या हमने इसे समझा? हमने समझा ये एम क्या है? वर्ब के रूप में, इट इज अ हेल्पिंग वर्ब। और टीचिंग क्या है? इट इज अ मेन वर्ब। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ में आती है। मैं फिर भी आपको बताऊंगा, चिंता ना करें आप। तो हेल्पिंग वर्ब ने हमें क्या बताया? टाइम बताया। और मेन वर्ब ने हमें क्या बताया? टेंस बताया। ये सबसे बेसिक और सबसे जबरदस्त बात है। सिर्फ इस एक विचार से, सिर्फ इस एक बात से हम पूरे टाइम टेंस चैप्टर को समझने वाले हैं। क्या भी कहा हमने? बड़े ही ध्यान से इसे समझिए कि इंग्लिश के सेंटेंस में टाइम और टेंस दोनों होते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस में टाइम का जिक्र हमेशा पहले होता है, और ठीक टाइम के जिक्र के बाद टेंस का जिक्र होता है, निश्चित तौर पर। इंग्लिश के सेंटेंस में टाइम और टेंस दोनों ही होते हैं। टाइम की बात पहले होती है और टेंस की बात उसके बाद होती है, और हमेशा यही सीक्वेंस रहता है, हमेशा यही क्रम रहता है, हमेशा बाद में ही होता है। तो संयोग से इंग्लिश के सेंटेंस में पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। इसीलिए हमने पहले का कनेक्शन, पहले का रिलेशन पहले से दिखाया। और संयोग से आज तक इंग्लिश के सेंटेंस में दूसरे नंबर पर क्या आती है? मेन वर्ब आती है। या ऐसा कहें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? तो मेन वर्ब आती है। और यहां इस हेडिंग में हम देखें कि बाद में क्या आ रहा है? टेंस शब्द बाद में आ रहा है, यानी बाद वाले का रिलेशन बाद वाले से। और ये सीक्वेंस और ये विचार, ये टेक्निक हमेशा हमेशा के लिए करेक्ट है कि टाइम हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही बताएगी और टेंस हमेशा मेन वर्ब ही बताएगी। कंडीशन है, शर्त है कि अगर इंग्लिश के सेंटेंस में दोनों ही वर्ब मौजूद हो तो ऐसी बात होगी, दोनों ही वर्ब दी हुई हो तभी ऐसी बात होगी। फिर ध्यान से समझिए इसे। अगर इंग्लिश के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही वर्ब दिए हुए हैं तो निश्चित तौर पर हेल्पिंग वर्ब आपको टाइम ही बताएगी और मेन वर्ब आपको हमेशा टेंस ही बताएगी। अब आप कहेंगे कि अगर एक ही वर्ब दिया हो तो वही वर्ब जिम्मेदार होगा, एक ही वही सिंगल वर्ब जिम्मेदार होगा टाइम बताने के लिए और टेंस बताने के लिए। दोनों ही विचार एक ही वर्ब बताएगा। अब यहां जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मेन वर्ब किसे कहते हैं। बहुत बच्चों को नहीं आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। अगर मैं लिखूं एक छोटा सा सेंटेंस, इट इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है, एक मार्कर है। तो इस सेंटेंस में क्या कोई मेन वर्ब है?
बहुतों को लगेगा कि ना मेन वर्ब तो नहीं है, ये तो एक हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि बचपन से आज तक हमने क्या पढ़ा है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अरे भैया, जब ये हेल्प करेगा तब तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। किसको हेल्प कर रहा है? कौन सी वर्ब दूसरी आ रही है जिसको कि ये वर्ब हेल्प कर रही है? मेरी बात आप समझ चुके होंगे। यहां पर इस इंग्लिश के सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो बड़े ध्यान से इसे समझिए। अभी जो बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेन वर्ब को समझने की सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा तरीका है। अगर इंग्लिश के सेंटेंस में एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो, ओनली सिंगल वर्ब व्हेन इज यूज्ड इन एन इंग्लिश सेंटेंस, दैट वेरी वर्ब इज द मेन वर्ब। इंग्लिश के वाक्य में अगर एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो, चाहे उसकी शक्ल कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब जैसी ही वो वर्ब क्यों ना दिखती हो, फिर भी कोई ऐतराज नहीं है। इंग्लिश के सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो वही वर्ब मेन वर्ब है। क्यों इसे मेन वर्ब कह रहे हैं? नाम देखिए ना, कितनी आसान बात है। इसका नाम क्या है? मेन वर्ब, यानी एक ऐसी वर्ब जो मेन रोल में है, जो मुख्य भूमिका में है। सही बात है। इस इंग्लिश के सेंटेंस में कौन सी ऐसी वर्ब है, कौन सी ऐसी क्रिया है जो मुख्य भूमिका में है, जो मेन रोल में है, जो प्रिंसिपल रोल में है, जो लीड रोल में है? यही वर्ब तो है। तो इसी को तो हम मेन वर्ब कहेंगे। जाहिर सी बात है, जिसकी भूमिका मेन होगी, जिसकी भूमिका मुख्य होगी, वही तो मुख्य कहलाएगा, वही तो मुखिया कहलाएगा। तो इस यहाँ पर मेन रोल में है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड अ मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। ओके, क्या हमने सीखा? मेन वर्ब किसे कहते हैं? इंग्लिश के सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो तो वही वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। और इसी वर्ब से हम क्या जानेंगे? टाइम भी जानेंगे और टेंस भी जानेंगे। इसका इस्तेमाल प्रेजेंट टाइम में होता है, तो प्रेजेंट लिखा। अभी आप चूंकि नहीं जानते कि इससे कौन सा टेंस बनेगा, थोड़ी देर में तुरंत जानेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि टेंस को पहचानना कितना आसान है। जब मैं नॉर्मली कहूँ कि टेंस को पहचानना है, इसका अर्थ है कि टाइम के साथ टेंस को पहचानना है, क्योंकि हमने देखा टेंस का वजूद टाइम के बिना कुछ नहीं है। टेंस इज मीनिंगलेस विदाउट टाइम। सो टाइम क्या करता है? टाइम टेंस को अर्थ देता है, मीनिंग प्रोवाइड करता है। टाइम क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ टेंस। टाइम टेंस के अर्थ को स्पष्ट करता है। सो इट इज अ मार्कर, प्रेजेंट सिंपल टेंस है इस सेंटेंस में। तो इंग्लिश के सेंटेंस में टेंस मौजूद होता है, हमेशा होता है। अब ये जानना है कि किस टाइम में और किस टेंस में वो सेंटेंस लिखा गया है। इसी की तरफ हम बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने सिद्धांत बनाया, हमने प्रिंसिपल तैयार किया, क्या कि टाइम हमेशा हमें मेन वर्ब बताएगा और टेंस हमेशा हमें मेन वर्ब बताएगा, जब दोनों ही वर्ब दिए हुए होंगे सेंटेंस में तब। लेकिन एक ही वर्ब दिया हो तो वही मेन वर्ब कहलाएगा और वही वर्ब टाइम और टेंस दोनों बताने के लिए जिम्मेदार होगा। अब रियल बात जो यहां से शुरू होगी, ये आपको समझनी बहुत जरूरी है। हम समझेंगे यहां एक्शन वर्ब, ऐसी क्रिया जिसमें कि एक्शन होता हुआ कुछ ना कुछ दिखे। एक्शन मतलब क्रिया, काम, मूवमेंट, एक्टिविटीज, ऐसा समझें। एक्टिविटीज जैसे गो, कम, जंप, छलांग लगाना, रीड, राइट, लर्न, सीखना, टीच, दैट इज पढ़ाना, थिंक, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, थिंक नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। थिंक, दिस इज द स्टाइल। और ऐसी तमाम चीजें आप लिख सकते हैं। गौर करें कि ईटीसी से पहले कॉमा होता है। तो ये सभी वर्ब्स एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं और एक्शन वर्ब के आधार पर ही हम सारे टेंसेस को पढ़ सकते हैं। दैट्स व्हाई टेंस को पहचानने का आधार बनता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब becomes the basis of identification of tenses. अब देखिए ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये बात जो भी बोल रहा हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब स्थिति ऐसी आएगी कि इंग्लिश के सेंटेंस में
या तो इन वर्ब्स का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा या तो नहीं दिखेगा। ऐसे और भी जितने वर्ब्स हैं, मैं सारे वर्ब्स की बात कर रहा हूं, लिख तो पाऊंगा नहीं सारे। तो एक स्थिति आएगी कि इंग्लिश के सेंटेंस में ऐसे वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी स्थिति यही हो सकती है कि इनके इस्तेमाल होंगे। अगर एक्शन वर्ब का इस्तेमाल, यानी ऐसे वर्ब्स का अगर इस्तेमाल या इसके किसी फॉर्म का इस्तेमाल, जैसे जंपिंग, थिंकिंग, थॉट, रोट, रिटन, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, लर्न्ड, लर्निंग, मूव्ड, टॉट, कुछ भी, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, इनके किसी चेहरे का इस्तेमाल या ये खुद भी अगर इंग्लिश के सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता है तो मामला आसान है। ऐसे वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स के इस्तेमाल होंगे तब तो दिमाग लगाएंगे कि आखिर रीडिंग का इस्तेमाल हो गया तो कौन सा टेंस होगा, समझ ही नहीं पा रहा है। अच्छा आईएनजी है यानी कंटिन्यूअस टेंस होगा। वेंट हो गया तो अब क्या सोचें, अच्छा वेंट V2 है, V2 से टेंस क्या बनेगा, अच्छा इंडेफिनिट टेंस बनेगा। यानी इनके जब फॉर्म्स इस्तेमाल होंगे ही नहीं तो दिमाग ही नहीं लगाना है, मामला आसान है। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। तो ऐसे वर्ब्स का अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो मामला आसान है। वास्तव में आसान मतलब सिंपल है, यानी उस इंग्लिश के सेंटेंस का टेंस वास्तव में सिंपल है। ऐसे से वर्ब्स का अगर इस्तेमाल नहीं हुआ इंग्लिश के सेंटेंस में या इसके किसी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ तो उस इंग्लिश के सेंटेंस का टेंस निश्चित तौर पर सिंपल है। अब आपको लग रहा होगा कि हमने 5 टेंसेस लिखे थे, सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल और इंडेफिनिट तो एक ही टेंस होते हैं, हमने तो यही पढ़े। आप में से कुछ ऐसे भी पढ़े होंगे कि दोनों टेंसेस अलग होते हैं। हाँ, वास्तव में ये दोनों टेंसेस अलग अलग होते हैं और हम इन्हें अलग अलग मानकर ही पढ़ेंगे और यही सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लोग देखें, जैसे इंसान देखें, जैसे टीचर्स देखें, जैसे पूछने वाले देखें, आप उस हिसाब से इन्हें वैसा करें। अगर सिंपल और इंडेफिनिट लग रहा है कि अगला सेम जान रहा है तो आप सेम समझ कर बताएं, लेकिन देखिए कि आप वो इंसान बारीक है पूछने में, वो तीक्ष्ण है, समझदार है, तो सिंपल और इंडेफिनिट टेंसेस वास्तव में अलग होते हैं तो उन्हें अलग ही कर बताएं। अब अगर इंग्लिश के सेंटेंस में ऐसे वर्ब्स का इस्तेमाल हो गया, यानी एक्शन वर्ब का अगर इस्तेमाल हो गया तो अब दिमाग लगेगा, तो अब मामला आसान नहीं है, यानी अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ी मुश्किल है। एक्चुअली मुश्किल कुछ नहीं है, इस सेंस में कह रहा हूं। तो अब समझेंगे तो दिमाग लगेगा, यानी अब मामला आसान नहीं है, यानी बाकी के सारे टेंसेस अब सिंपल टेंस नहीं होगा। अब उस इंग्लिश के सेंटेंस का टेंस या तो इंडेफिनिट हो सकता है, या तो कंटिन्यूअस हो सकता है, या तो परफेक्ट हो सकता है, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। समझेगा? एक्शन वर्ब का इस्तेमाल अगर नहीं हुआ तो इंग्लिश के सेंटेंस का टेंस सिंपल, और एक्शन वर्ब का अगर इस्तेमाल इंग्लिश के सेंटेंस में हो गया तो इन चारों में से कोई ना कोई एक टेंस उस इंग्लिश के सेंटेंस का होगा। अब इसे ही हमें ध्यान से समझना है। यहां से समझें कि आप रियल क्लास आपका शुरू है। सिंपल टेंस अब देखो और समझने की कोशिश करो। टेंस सब सिंपल है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। यू आर अ प्योर सोल, आप एक अच्छे इंसान हैं। He was my boss, वह मेरे मालिक थे। They have a new book, उनके पास एक नई किताब है। अब मैं थोड़ी जल्दी बोलूंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा। अभी तक आपने रिदम में सारी चीजें देखी और समझ ली हैं। गौर कीजिए, इस इंग्लिश के सेंटेंस में एक ही वर्ब दिख रहा है, यही मेन वर्ब है। इसमें भी एक ही वर्ब दिख रहा है, दिस इज द मेन वर्ब।
There is the only verb used in this sentence. This is the main verb. This is again a single verb, main verb. एक ही verb, main verb. मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ब दिख रहा है जिससे कि हमें कुछ ना कुछ क्रिया होती हुई दिखे, कोई एक्शन होता हुआ दिखे, कोई एक्टिविटी होती हुई दिखे? ऐसा नहीं है। यानी सारे टेंसेस सिंपल है, सारे सेंटेंसेस के टेंस सिंपल है। कितना आसान था। यही मैंने अभी कहा था कि अगर इंग्लिश के सेंटेंस में एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, सिंपली एक वर्ब का इस्तेमाल होता है जो कुछ बता रहा हो, स्टेट कर रहा हो बातों को, स्टेटमेंट दे रहा हो, अपनी बातों को रख रहा हो, फैक्ट बता रहा हो। फैक्ट बता रहा है, आई एम अ टीचर, एक तथ्य रख रहा है आपके सामने कि मैं एक शिक्षक हूं। आई एम अ स्टूडेंट, एक तथ्य रख रहा है कि मैं एक विद्यार्थी हूं। तो ऐसे वर्ड्स जो तथ्य रखे, आपके सामने सत्य रखे, फैक्ट रखे, कोई एक्शन ना दिखे, तो सेंटेंस का टेंस सिंपल होगा, क्योंकि मामला सिंपल है। दिमाग लगाना है नहीं ज्यादा। जब ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा तो मामला आसान होगा, यानी टेंस भी आसान होगा। लेकिन हम इसे बारीकी से एक करके समझें कि सिंपल टेंस में आखिर कौन कौन से वर्ब्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अभी आपने देखा एम है, आर है, वॉज एंड हैव। यानी सिंपल टेंस में एक तो बी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब बी फॉर्म क्या होते हैं इसको समझिए। फिर बी फॉर्म के अलावे आपको हैव फॉर्म का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। बस वर्ब्स की यही दो फैमिली इस्तेमाल होती है यहाँ पर, और दूसरा कुछ नहीं। अब आप गौर कीजिए कि इन दोनों फैमिली को हम कैसे समझें। ध्यान दिया, बी फॉर्म्स किसे कहते हैं? तो बी फॉर्म इज एंड आर को कहते हैं, ठीक है। और इनके पास्ट, इनका भूतकाल, पास्ट टाइम, वॉज एंड वर से पता चलता है। इन सब का पास्ट है वॉज एंड वर। हैव फैमिली में हैव फॉर्म के चेहरे क्या क्या है हमारे पास? तो प्रेजेंट टाइम में है हैज एंड हैव, और इन दोनों का ही पास्ट है हैड, ठीक है। इज एंड आर, हैज हैव ये प्रेजेंट टाइम के लिए, और नीचे वाला इज एंड आर का पास्ट वॉज वर, और हैज हैव का पास्ट हैड। इतने ही वर्ब्स इस्तेमाल हो सकते हैं सिंपल टेंस बनाने के लिए। तीसरा कोई परिवार नहीं है वर्ब का जो कि सिंपल टेंस बनाता है। इतनी आसान बात है। अब सबके साथ आप एग्जांपल्स के साथ सेंटेंस बना सकते हैं इसके साथ। जैसे शी इज अ डांसर, वह एक नर्तक है। मैं कहूं इट इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है। तो क्या मार्कर नाच रहा है? इज दिस मार्कर डांसिंग? नो, मैजिक नहीं है। इज दिस मार्कर ईटिंग? क्या यह भोजन कर रहा है? नहीं, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। हम सिर्फ सामने आपके एक तथ्य रख रहे हैं, एक बात रख रहे हैं कि ठीक है यह एक मार्कर है। आपको लगेगा वह तो नाच रही है। कहां नाच रही है? मैंने ये बताया, मैंने ऐसा नहीं कहा कि शी इज डांसिंग, मैंने ये कहा शी इज अ डांसर। वह एक नृत्यांगना है, वह नर्तक है, डांसर है। मैं तो बता रहा हूं उसके बारे में। डांसर कौन है? तो शी, वह है। मार्कर क्या है? तो यह है। मैं तो सिर्फ बातें रख रहा हूं। इससे ऐसा ना समझे कि वह नाच रही है। शी इज अ डांसर, एक तथ्य रख रहा हूं। इसमें कोई भी वर्ब ऐसा नहीं है जो एक्शन बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल वर्ब है यानी सिंपल टेंस। इन सभी सेंटेंसेस के टेंस सिंपल है। एम के साथ आर एम अ टीचर, वही वाली बात जो पहले लिखी। आर, यू आर अ गुड मैन, तुम एक अच्छे इंसान हो, या आप एक अच्छे इंसान हैं। अब हम यहां चेंज कर देते हैं बात को। वॉज वर्ब के साथ देखेंगे एग्जांपल्स तेजी से। जैसे ही वॉज देयर, जितना छोटा सेंटेंस होगा क्लैरिटी उतनी ज्यादा होगी। वह वहां था, क्या इसमें वह दौड़ रहा था, वह नाच रहा था, वह खेल रहा था, वह कुछ कर रहा था? नहीं, इसमें हमें कोई भी एक्शन नहीं दिखता है। इसके मतलब
एक्शन हमें पता ही नहीं, एक्शन वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं है इस सेंटेंस में, यानी इस सेंटेंस का टेंस क्या है, सिंपल है। अब बहुत आसान सी बात करेंगे, दे वर माय फार्मर्स, वे लोग मेरे किसान थे। मेरे किसान मतलब मैं उनसे अफेक्शन रख रहा हूँ, प्रेम रख रहा हूँ, इसलिए मेरे कह रहा हूँ, वे लोग मेरे किसान भाई थे। दे वर माय फार्मर्स। फार्मर्स खा नहीं रहे थे, फार्मर्स चल नहीं रहे थे, फार्मर्स खेतों में काम नहीं कर रहे थे, इसमें ऐसी बातें नहीं बताई गई, यानी एक्शन वर्ब है ही नहीं इसमें। यानी कहने का इस सेंटेंस का टेंस क्या है, सिंपल। ध्यान रहे, इंग्लिश के सेंटेंस में टेंस होता है और टेंस टाइम के साथ आता है। टाइम पहले आता है, टेंस हमेशा बाद में आता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, बाद में मेन वर्ब आती है, यानी पहले का कनेक्शन पहले से और बाद वाले का कनेक्शन बाद वाले से। यानी टाइम हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब बताएगी और टेंस हमेशा हमें इंग्लिश में इस्तेमाल हुए मेन वर्ब बताएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही इस्तेमाल हुए हों तब ये कंडीशन लागू है। अगर एक ही वर्ब इस्तेमाल हुआ हो तो वही वर्ब टाइम और टेंस दोनों ही विचार बताने के लिए जिम्मेदार है। दिस इज द थॉट। इसी विचार से देखेंगे हम पूरे टेंस को कवर करने वाले हैं। बी फॉर्म क्लियर हो गया, अब हैव फॉर्म की बात करें। जैसे he has a book, सिंपल सी बात, एकदम आसान बात है। उसके पास एक किताब है, तो हमने सिर्फ बताया कि उसके पास एक किताब है। किताब के होने की बात की, किताब नाच नहीं रही है, किताब अपने आप खुल नहीं रही है, किताब गा नहीं रही है। हमने एक तथ्य रखा सर, यानी इस सेंटेंस का टेंस क्या है, सिंपल है। वी हैव जीनियस, वी हैव जीनियस। जीनियस यहां पर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास चेतनता है, तो है हमारे पास, सिंपल सी बात है। हमारी बुद्धि कुछ कर नहीं रही है, बुद्धि क्या कर रही है इसके विषय में बात नहीं की गई है। सिंपल सा भी आप कह सकते हैं। वी हैव मोबाइल्स, हमारे पास मोबाइल है, तो बस है, होने की बात कर रहे हैं। एक तथ्य हम सामने रख रहे हैं, एक स्टेटमेंट हम स्टेट कर रहे हैं, एक बात हम स्टेट कर रहे हैं। हैड, हम लोगों के पास जमीन थी। वी हैड फील्ड्स, हमारे पास खेत थे, बहुत सारे खेत थे, हमारे पास जमीन थी। वी हैड बंगलोज, हमारे पास बंगले थे। तो बंगले उड़ नहीं रहे थे, बंगले गा नहीं रहे थे, बंगले अपनी जगह नहीं बदल रहे थे। हमने देखा इन सारे टेंसेस में हमने सिंपल ही पाया, इन सारे सेंटेंसेस में हमने टेंस सिंपल पाया। इट्स वेरी इजी आई थिंक। लेकिन जरा सा सोचें, मैं ऐसा लिखूं, अभी आप फील कीजिएगा कि आखिर इस सेंटेंस का टेंस और टाइम पहचानना कितना आसान है। ही इज कुकिंग, अब ध्यान में आया, अच्छा कुक तो एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। एक्शन वर्ब जैसे ही आया, इस सेंटेंस का टेंस कभी भी सिंपल नहीं होगा, ये तय रखें। तो अब हमें दिखा कि आईएनजी है, अच्छा आईएनजी से टेंस कौन सा बनता है भाई, तो कंटिन्यूअस बनता है। और इज किस टाइम में इस्तेमाल होता है, अभी हमने देखा प्रेजेंट। हो गया, पता चल गया हमें कि सेंटेंस में टाइम और टेंस क्या है। यानी इकट्ठा अगर नॉर्मली कहें कि टेंस क्या है इसका, तो टाइम टेंस के साथ ही टेंस बताएंगे। ये स्टेप है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज कुकिंग, इस सेंटेंस में टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इतना तो मुझे समझाने में और सिर्फ लिखने में वक्त लगा, लेकिन फिर भी कितना वक्त लगा। जब आप इसे समझ लेंगे तो आपको सोचिए कि बताने में कितना वक्त लगेगा। एक बार नजर इधर है, दूसरी बार इधर गई, जवाब आया। यानी 1 सेकेंड क्वेश्चन को देखने में और जवाब दूसरे सेकंड में ही आएगा। जवाब तो एक ही सेकंड में आया ना। इंडेफिनिट टेंसेस से आप ध्यान से समझें। इंडेफिनिट टेंस किससे किससे बन रहा है, V1 से, V2 से और V5 से। लेकिन मैं V2 बाद में लिख रहा हूं, कारण है इसका कि V1 और V5 से टाइम कौन सा होता है, प्रेजेंट। ध्यान रखें, शुरू वाला वर्ब और सबसे आखिर वाला वर्ब दोनों ही किस टाइम के लिए था, प्रेजेंट के लिए था। और इन दोनों का ही पास्ट क्या था भाई, तो V2 था, दैट इज दूसरा वर्ब। दोनों का ही पास्ट। इसको ऐसे ही याद रखें, डायग्राम बहुत काम करता है।
एंड V2 इज फॉर पास्ट टाइम। तो वर्ब हो जाएगा। सेंटेंसेस लिखते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। We ate, they come here daily। अभी मैं ध्यान रहे कि आपको फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, शुद्ध हिंदी में क्लास ले रहा हूँ, आपको ये समझ में चीजें आनी चाहिए। अभी मैं तमाम तरह की बातें इसमें लिखूंगा। जुलियाना worships daily। Shirley went her home। I teach English। इसे आप समझो। हमने देखा कि लिखा है हमने खाया, we ate। खाया दैट इज वी। सबसे पहले की एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब का इस्तेमाल हो गया, यानी मामला आसान नहीं रहा, मतलब टेंस सिंपल नहीं रहा। अब बाकी के 4 टेंसेस में से कोई ना कोई टेंस होंगे इसमें। फिलहाल तुमने लिख दिया कि इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स ले। ये तो श्योर है कि सारे सेंटेंसेस के टेंस इंडेफिनिट है, लेकिन फिर भी अगर ये ना लिखा हो कैसे जानेंगे? तो हम जाने कि इंडेफिनिट टेंस किससे किससे होता है, V1 से, V2 से और आखिर वाला V5 से। इतनी तो चीजें आपको याद रखनी होगी जो एक डायग्राम में पहले बात की है। तो V2 है, V2 देखते ही समझेंगे टेंस हमारा क्या है, इंडेफिनिट। और V2 से टाइम क्या होता है भाई, तो पास्ट होता है। बस दोनों बात। अब गौर करो कि एक छोटा सा सेंटेंस है, 2 शब्द का सेंटेंस, एक ही वर्ब का इस्तेमाल है, यानी दैट वेरी वर्ब इज द मेन वर्ब। और अगर इंग्लिश के सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, मेन वर्ब होता है वही, तो वही वर्ब टाइम और टेंस दोनों ही विचार बताने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर एट V2 है, V2 किस टाइम में इस्तेमाल होता है, पास्ट टाइम में। और V2 से टेंस कौन सा बनता है, तो इंडेफिनिट बनता है। यानी इस सेंटेंस का टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आया? बहुत आसान है। देख लो कितना सेकंड लग रहा है, मैंने कहा था ना भी। दे कम हियर डेली, वे लोग यहां रोज आते हैं। कम V1 है, एक ही वर्ब है, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब जैसे ही देखा समझ जाओ इंग्लिश का टेंस जो इसमें सिंपल है। V1 है, एक ही वर्ब है। जब एक ही वर्ब इसका इस्तेमाल हो तो वही वर्ब टाइम और टेंस दोनों ही बताने के लिए जिम्मेदार होता है। तो V1 से कौन सा टाइम, प्रेजेंट टाइम। और V1 से कौन सा टेंस, इंडेफिनिट टेंस। यानी इस सेंटेंस का टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं तो आपको लिखकर समझा रहा हूं तो इतना वक्त लग रहा है, वास्तव में इसमें इतना वक्त लगेगा ही। आप खुद समझ सकते हैं कि जब बताना हो सिर्फ तो 1 सेकंड लगेगा। जैसे मैं इसे देखता हूं V5 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुरंत बोल दिया। अच्छा भाई ये है पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? इसको देखते ही स्कैन हमने कर लिया कि वेंट V2 है, एक ही वर्ब, और V2 मतलब पास्ट टाइम और V2 मतलब इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट इस सेंटेंस का टेंस है। वर्शिप्स V5 देखा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। टीच इज V1। V1 देखते ही समझ जाएंगे कि हमारे पास टाइम और टेंस क्या आने वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं समझता हूं कि ये मामला बहुत आसान हो चुका है अब आपके। इंडेफिनिट टेंस इन तीनों वर्ब्स के अलावा कोई चौथा वर्ब नहीं है जो बनाता है। इन तीनों वर्ब्स के अलावा इंडेफिनिट टेंस कोई चौथा वर्ब नहीं बनाता है। श्योर कर दिया, आखिर बात कर ली। अब इतना आसान होगा। अब वर्ब, अब टेंस है हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले कंटिन्यूअस टेंस किससे बनता है, ऐसे ही सोचेंगे, V4 से। ध्यान रखना ये डायग्राम बहुत काम करेगा। कंटिन्यूअस टेंस किससे बनता है, V4 से बनता है।
और जब भी V4 मतलब ING फॉर्म, और V4 को हमेशा हेल्प करने के लिए, हमेशा काम है V4 यानी ING वाली वर्ब को हमेशा हेल्प करने के लिए एक परिवार है वर्ब का जो कि वही आता है हमेशा। तो V4 को हेल्प करने के लिए हमेशा B फॉर्म की ही फैमिली आती है, कोई दूसरी फैमिली नहीं है जो V4 को मदद करती है। वर्ब का एक समाज है, नाम वर्ब के समाज में V4 नाम का एक परिवार, एक घर है। तो हर इंसान का एक कोई ना कोई मददगार होता है समाज में, हर एक घर का, हर एक फैमिली का एक कोई ना कोई दूसरी फैमिली मददगार होती है। तो V4 की मददगार, V4 को मदद करने वाली फैमिली हमेशा B फॉर्म है। B फॉर्म अभी हमने देखा था क्या क्या, इज, एम, आर, कौन से टाइम में, प्रेजेंट टाइम। और इन सब का पास्ट क्या है हमारे पास, वॉज एंड वर। सेंटेंस लिखते हैं जैसे शी इज, अब यहां आएगा डांसिंग, शी इज डांसिंग, वह नाच रही है, मान लिया ऐसा। नाउ वी आर लर्निंग, या आगे और बातें बढ़ा सकते हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा यहां आई एम राइटिंग। बच्ची सो रही थी, द बेबी वॉज स्लीपिंग। घोड़े दौड़ रहे थे, द हॉर्सेस वर रनिंग। अब ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हैं, कैसे समझेंगे कि टाइम और टेंस क्या है? देखो बहुत आसान है। सबसे पहले में देखना कि एक्शन वर्ब का इस्तेमाल है या नहीं। शी इज डांसिंग, देखा कि हाँ एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है मतलब कि सिंपल टेंस नहीं है, बाकी ये 4 टेंस है। डायग्राम याद कीजिए, बोला था ना कि यही विचार सारे टेंसेस को अध्ययन करने का सबसे प्रमुख आधार बनेगा। सो शी इज डांसिंग, डांसिंग देखा, एक्शन देखा, एक्शन जैसे देखा, चारों सोचेंगे। अब वर्ब के चेहरे से अलग अलग टेंस बनते हैं। तो यहां देखा हमने V4 है, दैट इज ING। V4 से कौन सा टेंस बनता है, कंटिन्यूअस टेंस बनता है। और इसका इस्तेमाल किस टाइम को बताने के लिए होता है, तो प्रेजेंट को बताने के लिए। हो गया, इस सेंटेंस का टाइम और टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इतना आसान है। एक चीज गौर करो कि इसमें 2 वर्ब का इस्तेमाल हुआ, यानी निश्चित तौर पर आखिर वाला वर्ब मेन वर्ब है। ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे आखिर वाला जो वर्ब होता है वही मेन वर्ब होता है। इन एन इंग्लिश सेंटेंस द लास्ट वर्ब इज द मेन वर्ब, एंड बिफोर द लास्ट वर्ब ऑल द वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। उस आखिर वाले वर्ब से पहले जितने वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है वो सभी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। क्यों? वे सभी वर्ब्स हेल्प कर रही हैं उस मेन वर्ब को इंग्लिश के सेंटेंस में आने में। तो ऐसा वर्ब जो हेल्प करे किसी दूसरे वर्ब को उस सेंटेंस के अर्थ को देने में या आने में, तो हम उस पहले वाले हेल्पिंग एटीट्यूड दिखाने वाले वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्योंकि इसके आते ही हम बहुत ही पक्का हो जाते हैं कि ING ही आ पाएगा अगर सेंटेंस का वॉइस एक्टिव हो। ये थोड़ी अलग बात है, अगले चैप्टर की बात है, करेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि इज, एम, आर, वॉज, वर, क्योंकि बी फॉर्म के बाद क्या आएगा, हमेशा V4 आएगा। उल्टा भी सोच सकते हो, V4 अगर है कहीं तो निश्चित तौर पर उससे पहले क्या आएगा, B फॉर्म आएगा, B की फैमिली आएगी। यानी इसका चेहरा देखते ही हम समझ जाएंगे कि अगली जो वर्ब आएगी वो निश्चित तौर पर ING आएगी। तो वर्ब इसको देखकर हम पहचान जा रहे हैं कि ये क्या आने वाला है। यानी ये हेल्प कर रहा है हमें समझने में कि अगला वर्ब आखिर क्या आएगा। यानी ये हेल्प कर रहा है ING को सेंटेंस में आने में, कि मैं आ गया हूं तो बस तुम ही आ सकते हो, ING वाला ही कोई आ सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं मदद कर रहा है इसको आने में। तो ऐसा वर्ब जो मदद दिखाने वाला एटीट्यूड दिखाए, हेल्पिंग एटीट्यूड जिस वर्ब में होगा वही तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। आसान सी बात है। सो लास्ट वर्ब इज द मेन वर्ब, दिस इज द लास्ट वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब। और लास्ट वर्ब से पहले जितनी वर्ब्स आएंगी वो सब हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे। लर्निंग ING देखा, टेंस समझा कंटिन्यूअस,
आर देखा, टाइम समझा प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया सेंटेंस का टेंस। बोलने में सोचो, लिखने में सोचो 2 सेकेंड लगा, तो सिर्फ देख करके बोलने में 1 सेकेंड लगेगा, इतना ही। राइटिंग आईएनजी देखा, कंटिन्यूअस सोचा, टाइम कोई रहे, किसी भी टाइम में आईएनजी ही कंटिन्यूअस टेंस बनाएगा, ध्यान दो। देखो यहाँ आईएनजी है, लेकिन यहाँ वॉज क्या है, पास्ट टाइम है, लेकिन पास्ट टाइम में भी आईएनजी ने ही तो कंटिन्यूअस टेंस बनाया, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस बनेगा ही बनेगा सिर्फ V4 से। V4 के अलावा दूसरा कोई वर्ब नहीं है जो कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। एकदम बात को आखिर करो, बात को एकदम श्योर करो। तो कंटिन्यूअस देखा, एंड को देखकर प्रेजेंट सोचा, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्लीपिंग देखकर आईएनजी देखकर कंटिन्यूअस सोचा, वॉज पास्ट में इस्तेमाल होता है, इसलिए हम पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे, इस सेंटेंस का टेंस है। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइम और टेंस पहचानना पड़ता है, क्योंकि किसी भी विषय को सीखने में उस विषय में इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स को पहचानना पड़ता है। मान लो एक वर्कर है, एक मैकेनिक्स है, और नया मैकेनिक है, अभी नव सीखा है, सीखने जा रहा है, तो सबसे पहले प्लायर्स खोजेगा कि कैसा होता है, फिर नट एंड बोल्ट वो खोजेगा कैसा होता है, यानी चीज़ों को पहचानने की कला आनी चाहिए। अगर उसके मास्टर ने मांग लिया एक बोल्ट देना, और बोल्ट उसे पता ही नहीं है, एक पेचकस देना, पता ही नहीं है क्या है, स्क्रू देना क्या है, स्क्रू भी पता नहीं है। तो हम किसी भी सीखने वाले विषय में उस विषय में इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स को पहले पहचानते हैं, पहचानना ही सीखते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन बिकम्स द बेस our field, our subject. Running, that is ing देखकर continuous, verb देखकर past, that is past continuous. पाँच 10 मिनट और धैर्य रखिए, आप आसानी से सारे टेंस को समझ जाएंगे। अब हमारे पास टेंस परफेक्ट। परफेक्ट टेंस बनता ही है सिर्फ और सिर्फ V3 से। हालांकि टेंस पर एक और वीडियो आपको मिलेगा, टेंस सेक्शन में जाइए प्लेलिस्ट में, वहां जाकर देखिए। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मैंने सारी फिलॉसफी बताई है कि आखिर टेंस बनता ऐसे ही क्यों है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए जानना। प्लेलिस्ट में जाइए और उसे देखिए इस वीडियो को समझने के बाद। V3 से बनेगा टेंस परफेक्ट, हमेशा बनेगा, याद करो उस डायग्राम में। V3 से परफेक्ट और V4 से कंटिन्यूअस। और V3 को हेल्प करने के लिए हमेशा मैंने कहा हैव फॉर्म की फैमिली आ रही, कोई दूसरी नहीं आती। हैव फॉर्म है हमारे पास कितनी, हैज, हैव प्रेजेंट टाइम में, और हैड पास्ट में। सेंटेंस बनाएंगे, इनके बाद V3 का इस्तेमाल होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, आई हैव cooked my food. She has completed her work. They had forgotten everything. I have cooked my food. मैंने अपना भोजन बना लिया है। She has completed her work. उसने अपना काम संपूर्ण कर लिया है, खत्म कर लिया है। They had forgotten everything. वे लोग सब कुछ भूल चुके थे। आएंगे सेंटेंस में वर्ब देखेंगे। लास्ट वर्ब इज द मेन वर्ब। अब कुक्ड आ गया, आफत। कुक्ड V2 भी होता है, कुक्ड V3 भी होता है, तो गौर करेंगे इसको हम V2 कहें या V3 कहें, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले यहां हम देख लेंगे कि कौन से वर्ब का चेहरा है। हैव की फैमिली है तो निश्चित तौर पर ये क्या है, V3 ही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इसको समझने की जस्ट बात। V3 है तो V3 से टेंस कौन सा बनता है, परफेक्ट टेंस बनता है। और देखा हमने यहाँ हैव से कौन सा टाइम, तो प्रेजेंट टाइम। आसान हो गया। यानी हमने अभी तक सीखा क्या है, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हाथ रखेंगे, टाइम बताएंगे, और मेन वर्ब के नीचे हाथ रखेंगे, टेंस बताएंगे। क्यों, हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम बताता है और मेन वर्ब हमें टेंस बताता है।
अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही सेंटेंस में दिए हों तो कंडीशन ये था। हेल्पिंग वर्ब के नीचे हाथ रखा, टाइम बताएंगे, हैज का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टाइम, और मेन वर्ब के नीचे हाथ रखा, टेंस बताएंगे, टाइम एंड टेंस। इसीलिए चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। क्यों? टाइम का जिक्र हमेशा इंग्लिश के सेंटेंस में पहले ही होता है और टेंस का जिक्र हमेशा इंग्लिश के सेंटेंस में बाद में ही होता है। तो हैज देखकर हमने प्रेजेंट बोल दिया, और हैव फैमिली के बाद, हैव के चेहरे के बाद निश्चित तौर पर V3 का ही इस्तेमाल होता है, यानी ये V3 है तो टेंस क्या होगा इसका? निश्चित तौर पर परफेक्ट होगा, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। हैड देखा, हैड देखकर टाइम बताएंगे पास्ट, और हैव फॉर्म के बाद हैव का चेहरा ही, इसको हैव फॉर्म कहते हैं, हैव का चेहरा, हैव का चेहरा। इसके बाद हम हमेशा निश्चित तौर पर V3 का इस्तेमाल करते हैं। V3 से टेंस बनता है परफेक्ट, हमेशा बनता है चाहे टाइम कोई हो, V3 से ही परफेक्ट टेंस बनेगा। ठीक है, यानी V3 से टेंस बन गया परफेक्ट, हैव से बना पास्ट। हेल्पिंग वर्ब के नीचे हाथ रखा, टाइम बताया, मेन वर्ब के नीचे हाथ रखा, टेंस बताया, यानी टाइम एंड टेंस बताया। इसीलिए चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस, दैट इज पास्ट परफेक्ट। कितना आसान है। अब आइए हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको लग रहा होगा कि मैं फ्यूचर नहीं बता रहा हूँ, फ्यूचर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में टेंस का अध्ययन प्रेजेंट और पास्ट टाइम में ही मान्य है। लोगों ने माना है ऐसा ही, विद्वानों ने ऐसा ही वैलिडेशन इसे दिया है। फ्यूचर की हम बात करेंगे, फ्यूचर में चिंता ना करें। अब हमारे पास टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी कितना आसान हो चुका है ये देखिए। जैसा सीक्वेंस है, नाम का क्रम जैसा है, वर्ब का भी क्रम वैसा ही होगा। कंटिन्यूअस टेंस हमें किससे पता चलता है? V4 से। और परफेक्शन किससे पता चलता है? अभी देखा हमने, दैट इज V3 से। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में V3 का भी इस्तेमाल होगा, V4 का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन दोनों ही वर्ब एक ही वर्ब के फॉर्म्स नहीं होंगे। एक वर्ब का दो फॉर्म इंग्लिश के सेंटेंस में एक ही साथ कभी इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, यानी आखिर में क्या आ रहा है? कंटिन्यूअस, तो आखिर में यहाँ क्या आएगा? V4। और इससे पहले क्या आ रहा है? परफेक्ट, दैट इज यहाँ भी क्या आएगा? V3। और V3 से पहले क्या आता है? अभी जस्ट हमने इससे पहले वाले टेंस में देखा, दैट इज हैव फॉर्म। V3 को मदद करने के लिए निश्चित तौर पर हैव की फैमिली ही आती है। और इससे पहले हमने देखा था कि V4 को मदद करने के लिए आखिर कौन आता है? V4 से पहले कौन आता है? कौन सी फैमिली आती है? कंटिन्यूअस टेंस याद कीजिए, बी फॉर्म आता है, यानी हम यहाँ लिखेंगे बी फॉर्म। और इसी जगह हम V3 भी देख रहे हैं क्योंकि परफेक्ट टेंस बनाना है। यानी V4 से पहले दो विचार आ गए, एक तो V3 आ गया, दूसरा बी फॉर्म आ गया। मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का इस्तेमाल होता ही क्यों है? हमने खूब सुना है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों होता है? इसको फिलोसॉफिकली देख लीजिए। तो V4 से पहले टेंस हमें परफेक्ट दिखाना है, यानी काम में खत्म होने का सेंस दिखाना है। खत्म होने का सेंस V3 दिखाता है, यानी V3 आएगा। और V4 को मदद करने के लिए हमेशा उसको हेल्प करने की हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म ही आती है, बी की फैमिली आती है। यानी एक ही कुर्सी है मानो और दो इंसान को बैठाना है, पॉसिबल है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? दोनों का ही एक निचोड़ निकाल लिया, दोनों को मिलाकर एक नया इंसान बना दिया, अब उस इंसान को बैठा दिया। तो हम क्या करेंगे? दोनों ही विचारों को मिला देंगे, प्लस कर देंगे, दैट इज बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म। बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म बीन होता है, यही होता है, सिर्फ अकेला यही होता है। बीन के अलावा तीसरा कोई और दूसरा कोई और फॉर्म नहीं है। तो हैव फॉर्म बीन प्लस V4, इसीलिए ऐसा इसमें देखते हैं कि बीन का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखो, मैं तो पिछले 1 घंटे से सिखा रहा हूँ, तो हमने ऐसा सेंटेंस देखा, आई हैव बीन टीचिंग यू, I have been teaching you for an hour. कुछ और लिखते हैं, वह पिछले आधे घंटे से खाना बना रही है। She has been cooking. Since भी लगा सकते हो, पक्का टाइम अगर बताना चाहते हो, since 4 PM, वह 4 बजे से खाना बनाती रही है।
हैव बीन, मान लो कुछ लोग थे और दौड़ लगा रहे थे, उन्हें जवान बनना है। दे हैव बीन रनिंग फॉर हाफ एन आवर, वे लोग आधे घंटे से दौड़ रहे थे। द लास्ट वर्ब इज द मेन वर्ब एंड मेन वर्ब डिसाइड्स द टेंस, बिकॉज मेन वर्ब टेंस बताता है और हेल्पिंग वर्ब टाइम बताता है। देखो कि इस सेंटेंस का टेंस और टाइम समझना कितना आसान है। मेन वर्ब पकड़ लिया हमने, लास्ट वर्ब देख लिया, आईएनजी देखा, आईएनजी से टेंस कंटिन्यूअस, और आईएनजी से पहले बी फॉर्म है और बी फॉर्म का ये थर्ड फॉर्म है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। अभी मैं बी फॉर्म आपको बता देता हूं। तो बी फॉर्म दैट इज थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका टेंस क्या हो गया? परफेक्ट, क्योंकि V3 से कौन सा टेंस बनता है? परफेक्ट बनता है, और V4 से कौन सा टेंस बनता है? दैट इज कंटिन्यूअस बनता है। और हैव को देखकर तुरंत से हमने कहा टाइम प्रेजेंट, यानी इस सेंटेंस का टेंस क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना आसान है। द लास्ट वर्ब इज द मेन वर्ब, मेन वर्ब डिसाइड्स द टेंस, आईएनजी इज देयर, आईएनजी मींस टेंस कंटिन्यूअस। आईएनजी से पहले देखा बीन, बीन है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को देखते ही हम क्या समझ जाएंगे? टेंस परफेक्ट। और हैज देखते ही हम समझ जाएंगे टाइम प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत आसान है। आईएनजी देखकर कंटिन्यूअस, V3 देखकर परफेक्ट और हैड देखकर पास्ट, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर लिखने में हमें 2 सेकंड लगा है तो सोचिए बताने में कितना सेकंड लगेगा? बस सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो हमने जो बातें आपसे कही थी कि टेंस को समझने में, यानी किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में टाइम और टेंस क्या है ये समझने में मात्र आपको 1 सेकंड लगेगा, तो ये बात हमने कायम की और वास्तव में सच में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड लगा। तो बस आखिर में एक ही बात, थैंक यू सो मच। आपने अपने धैर्य से, अपने बड़े धैर्य से और इत्मीनान से मुझे सुना और समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।